अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, बेहतर खबरें हैं, कुछ वैसे ही हैं जैसे रूटीन की होती हैं हमारे मुल्क में। तो एक तो आपको अदालती कार्रवाइयों से मुतल्लिक बताएंगे जी, 2-3 अहम खबरें हैं अदालत से जो आज फैसले आए हैं उससे मुतल्लिक। उसके अलावा जो एक सूबाई हुकूमत में इस वक्त बेचैनी थी और जो पीटीएम के साथ मुज़ाकरात और फायरिंग और जरगे और ये सारी सूरत हाल थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट और अच्छी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में भी तफसीली बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको ज़रा मैं अदालत से जुड़ी कुछ अहम मालूमात दे दूँ। पहले तो जी अलीमा खान साहिबा का जिस्मानी रिमांड आज पूरा हो गया था, उस्मा खान साहिबा का भी, लेकिन 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया। यहाँ पे जो जज साहब हैं ये वही जज साहब हैं जो इमरान खान को इससे पहले सज़ा भी सुना चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जज अबुल हसना जुल्करनैन की, और साइफर केस में ये सज़ा इमरान खान साहब को सुना चुके हैं और वो सज़ा उड़ चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत हो चुकी है उसमें। तो बहरहाल जज साहब ने आज फिर 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। न जाने किस चीज़ का, क्या उनसे ऐसा बरामद करवाना है पुलिस ने जो दोबारा से पुलिस की इस्तदा मंजूर करके 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। तो वाज़ेह है कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये कि दोनों इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको फ़िलहाल जेल में रखना ही मकसूद है, ना वो बाहर हों, ना कोई एहतजाज को लीड करें और ना इमरान खान साहब से मिलने के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ्त कर सकें। तो ये बड़ा वाज़े और क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई भी इमरान खान साहब से जो राब्ता कारी का ज़रिया था उसको भी ब्लॉक किया गया है। और इसी सिलसिले में इन दोनों इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको भी जेल में बिला वजह बंद रखा हुआ है, वरना सबको नज़र आ रहा था जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अकेली बेचारी साइड पे खड़ी हुई थी, ना उनके साथ ज़्यादा लोग थे ना कुछ, लेकिन बिला वजह की गिरफ्तारी। और आज जज साहब ने इवन ये तक रिमार्क्स भी दिए कि आप इनको फ़ोन के पासवर्ड दे दें, अपनी जान छुड़ाएं, हमारी भी जान छुड़ाएं। यानी उन्हें भी पता है कि फ़ोन के पासवर्ड देने से जान छूट सकती है। तो ये अब सारा निज़ाम इतना बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि जो जज रिमांड भी दे रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा जहाँ ये दहशतगर्दी की दफ़ात लगाते हैं पीटीआई के सियासी कैदियों के ऊपर, तो वहाँ पर जज साहब खुद बाज़ुकात कह देते हैं कि आप कम से कम एफआईआर का मतन ही चेंज कर लें। एक जैसी एफआईआर कॉपी पेस्ट छाप छाप के नीला शॉपर, उसमें बारूदी मवाद और बंदा आ रहा था और ये चीज़ें, और या फिर पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी और ये वाली, तो वो सेम रेपिटेशन इतनी होती है कि अब जज साहब को भी पता होता है कि इसी किस्म की एफआईआर है और उसके बावजूद भी माशाल्लाह वो रिमांड भी दे देते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो बहरहाल जी उनका रिमांड मजीद 2 रोज़ का दे दिया गया। इस मौके पर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बेशक हमें पकड़ के रखें लेकिन इमरान खान को रिहा कर दें, उसका रिहा होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल अलीमा खान साहिबा हमेशा की तरह बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आई। दूसरी जो अहम खबर आई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील जो किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर फैसला आ गया है और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी सील करने का हुक्म सुनाया गया है। तो ये भी एक अहम मामला। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद इसको सील ही इसलिए किया गया था कि इसकी मुरम्मत का काम कर लिया जाए, क्योंकि पीटीआई ने अनाउंस किया था कि हम इसको इसी हालत में रखेंगे और लोगों को विजिट कराया करेंगे कि देखें वफाक ने कैसे धावा बोला था। तो बहरहाल ये तो मुझे नहीं पता कि मुरम्मत का काम वाकई करवाया गया अंदर या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहरहाल ये एक बड़ा ऑर्डर और इसको उन्होंने डी सील करने के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए। ये भी एक अहम खबर आ गई कोर्ट से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर है, जहां पर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला पहले सुनाया गया था उसको अब उर्दू में भी जारी कर दिया गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है, ख़ास तौर पर पीएमएलएन के दोस्तों के लिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे सवालात वो कर रहे होते हैं टीवी टॉक शोज़ में आके जिसका जवाब ऑलरेडी फैसले में मौजूद है, लेकिन पता नहीं अब वो अंग्रेज़ी की वजह से समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहते, ये बल्ला बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा ये एक दिलचस्प काम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये तोहफ़ा दिया है उनको, उन तमाम लोगों को जो इंग्लिश नहीं समझ सकते कि कम अज़ कम आप उर्दू में फ़ैसला पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह ये फ़ैसला दिया था। तो ये भी एक अहम मामला हुआ है। उसके बाद जी एक जो खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी वो ये कि गाजी फायज़ ईसा साहब जो है उनको अब जाना है, और अब उनका जाना जो है वो बिल्कुल नविश्ता दीवार है। अब हर कोई कह चुका है वाज़े कि ज़ाहिर है कि वो अब मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे और अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर जो है उन्हें रिटायर होना ही पड़ेगा। तो इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उनके लिए एक अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया गया है।
24 अक्टूबर को, बिल्कुल एक दिन पहले, जो उनकी रिटायरमेंट का जो दिन है 25 अक्टूबर, उससे एक दिन पहले उनके लिए इशाइये का एहतमाम किया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 29 अक्टूबर को वैसे ही वो शायद मुल्क ही छोड़ जाएं और बाहर ही रवाना हो जाएं, तो ये कभी इम्कानात हैं। बाकी जो हुकूमत की कोशिशें आईनी तरमीम आईनी अदालत की, वो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें कोई ख़ास अब जान रह नहीं गई बाकी। तो बहरहाल जी, ये थी अदालत से जुड़ी अहम खबरें। अब आ जाते हैं जी कि मुल्क भर में होता क्या रहा है। मुल्क भर में पहले जैसे मैं कहती हूँ कि मुल्क को अफगानिस्तान बना दिया गया है, तो बिल्कुल जो अगवा वगैरह ये इतना नॉर्मल कर दिया है, इतने ज़्यादा लोग उठाए जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं कस्टडी में लापता, कुछ पता नहीं होता, या तो फिर उनकी किसी अजीबोगरीब मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है और उन्हें अपीयर कर दिया जाता है, और या फिर वो खामोशी से ही घबरा जाते हैं। तो इस तरह से उनको फिर बाजियाब होना होता है। लेकिन अदालतें इस सिलसिले में पहले तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा रही थी, दबाव भी ज़्यादा डालती थी। अब ऐसा लग रहा है कि अदालतें भी रिलैक्स हो गई हैं कि जी ठीक है, अब जैसे रूटीन की बात हो गई है, तो लिहाजा इतनी ज़्यादा अर्जेंसी उनकी तरफ से नज़र नहीं आती है। अगर सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करें, 48 या 24 घंटों की, तो अफसोसनाक बात है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जी एक सिंगर हैं उमर मलिक साहब, और ये कोई बाकायदा सियासत नहीं करते हैं पीटीआई के लिए या किसी भी जमात के लिए, कोई मुजाहरे में नहीं आते, कोई एहतजाज में उस तरह से शामिल नहीं होते। इनका कसूर क्या है कि ये गाने लिखते हैं, तराने लिखते हैं पीटीआई के लिए, गीत लिखते हैं और उनको गाते हैं, और काफ़ी सारे इनके गाने तराने पिछले दिनों में बड़े मशहूर भी हुए। तो ये जो उमर मलिक हैं ज़्यादातर बैरून मुल्क रहते हैं, और इनसे मुतालिक ये खबर मिली कि उनके वालिद जो हैं वो बीमार थे और वो अपने वालिद की अयादत के लिए वतन वापस आए। लेकिन उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ कि अफगानिस्तान में उनको भी अगवा कर लिया गया। तो अभी तक उनका कोई पता नहीं, किसी जगह उनकी कोई गिरफ्तारी शो नहीं की गई और उनको उनके घर से उठा लिया गया है, और सब इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी जो खबर है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की है। तो इंतज़ार का इंतज़ार सबको है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वकील उठाया गया है। फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि वकला कम्युनिटी की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा हो, सिवाय एक आध बार एसोसिएशन के किसी की तरफ से उस तरह से दबाव भी नहीं डाला गया, मजम्मत भी नहीं की गई, और ऐसे सारे वकील चुप करके बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की बाजियाबी के लिए भी अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस पर समाअत भी की, आईजी को उन्होंने बुलाया, आईजी इस्लामाबाद को, और उन्होंने भी आके जिस तरह कहते हैं फॉर्मेलिटी सिर्फ पूरी की कि जी हाँ जी हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ही पूरी की, कोई ज़्यादा जोर नहीं इस पर दिया, और बल्कि उल्टा आईजी साहब की तारीफ़ की कि जी आप अगर लगे हुए हैं, हमें पूरा यकीन है आप बहुत अच्छा काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको काफ़ी उन्होंने उल्टा अप्रिशिएट ही किया। तो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब नईम हैदर पंजोता साहब के भाई भी हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं मुलाकात के लिए, जो अडयाला जेल में लिस्ट वगैरह तैयार होती है उसके हवाले से भी। और आपको पता है कि जो अभी इमरान खान साहब पे पाबंदी लगी हुई है उसके हवाले से भी उन्होंने कोर्ट से रुजू किया था कि इस मामले पर कोर्ट एक्शन ले, क्योंकि कोर्ट के तो वाज़े ऑर्डर है कि वकीलों से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले कि वो इस अपनी दरख्वास्त के ऊपर फर्दर प्रोसीड करते, उनको ही लापता कर दिया गया और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। तीसरी जो खबर आई है वो जी आगा सरवर के बारे में है। ये आगा सरवर साहब जो हैं ये एक डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं, और काफ़ी ये जो पीटीआई के मुख्तलिफ एहतजाज वगैरह होते रहे उसको कवर करते रहे, और अभी ये जो पिछले दिनों डी चौक पे एहतजाज था वहाँ पे भी ये काफ़ी पेश थे, और काफ़ी दिन कई घंटे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि शायद 2-3 दिन मैंने तो लगातार देखा है कि ये बंदा वहाँ पर फील्ड में मौजूद रहा है, शेलिंग वगैरह भी बर्दाश्त करता रहा है, और ये वहाँ पे फील्ड से सारी सिचुएशन को रिपोर्ट करता रहा है। तो बहरहाल ये जो है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे, और रात गए आधी रात को कोई 2-3 बजे के करीब इनका भी दरवाज़ा जोर से बजाया गया, और उन्होंने पूरी खैर अंदर वीडियो भी बनाई, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जी उनको भी गिरफ्तार करके ले गए। अब उस वीडियो में ये क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस वाले भी हैं, शायद सादा लिबास एहलकार भी हैं और रेंजर्स भी हैं, और वो गिरफ्तार करने आए हैं, और अजीब सा ज़ाहिर एक खौफ का माहौल जो है वो घर में देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें भी पकड़ के ले गए हैं। अब अगर ये गिरफ्तारी है तो अभी तक तो खैर उन्हें कहीं पेश नहीं किया गया, मे भी कल तक करें, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके घर वाले हैं उनका ये कहना है कि डालों में डाल के ले गए हैं, और इसको हम गुमशुदगी या अगवा ही कहेंगे। तो बहरहाल ये पिछले चंद घंटों की 2-3 दिनों की समझ लें आप खबरें हैं, जिसमें 3 लोगों को इस तरह से अगवा कर लिया गया है।
یہ افسوسناک امر ہے، لیکن اب ہمارے ملک میں یہ ایک نارمل سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری فروغ نہیں پا رہی، البتہ اغوا کاری کافی فروغ پا رہی ہے، اور اب یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب بہت زیادہ لوگ اس پہ تشویش کا بھی اظہار نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ایک یہ نیو نارمل ہو چکا ہے. تو ایسی صورتحال ہے. بہرحال اب تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو ایک خیبر پختونخوا میں اس وقت امن و امان کی خراب صورتحال ہوئی پیدا، جب پختون جرگے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد خود پی ٹی آئی کے جو بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پر جو ان کے ترجمان ہیں کے پی حکومت کے بیرسٹر سیف، ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا. کل رات تک کی خبر یہی تھی کہ ان کو جو ایک اجلاس بھی ہوا، اس میں جو ینگ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ٹھیک ٹھاک کھری کھری سنائی. اور یہ ایک بڑی ہیلدی چیز جو ہم دیکھنے میں نظر آ رہی ہے ہمیں، کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی طرح کوئی ایسی رانگ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہے جا کے، تو اس کی کوئی معافی، کوئی بخشش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، بھلے وہ پارٹی کی قیادت ہی کیوں نہ ہو. اس وقت تو وہ اپنے بھائی چیئرمین کو نہیں چھوڑتے، اپنے وزیر اعلیٰ کو نہیں چھوڑتے، تو ایک بیرسٹر سیف ان کے آگے کیا حیثیت رکھتے. تو ان کی بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کی، اوپنلی پبلکلی بھی آ کے ان کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو کنڈیم بھی کیا، اس سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا، اور ساتھ میں جو انہوں نے اوور آل اس کے اوپر ساری سچویشن تھی اس کے اوپر ڈیمانڈ کی کہ انہیں علیحدہ بھی کیا جائے وزارت سے. بہرحال ان کو ان کے عہدے سے تو نہیں اٹھایا گیا، لیکن اس ساری جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی، اس کے بعد رات گئے، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی مذاکرات کے لیے، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ملاقات کی مختلف لوگوں سے، اسمبلی کے لوگوں سے بھی، اور جو باقی پختون نمائندگی رکھتے ہیں ان سے بھی. پھر انہوں نے رات گئے ایک ویڈیو پیغام بھی ان کا ہم نے دیکھا، اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ ایک گرینڈ جرگہ رکھیں گے اور خود بات کریں گے وفاقی حکومت سے بھی سارے معاملے میں، اور وہ بالکل الاؤ نہیں کر سکتے کہ صوبے میں امن و امان کی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو. تو بہرحال یہ اس اعلان کے بعد کافی لوگ تنقید بھی شروع کر چکے تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب انہی لوگوں کے ساتھ، وہی محسن نقوی، وہی فیصل کریم کنڈی، یہی تمام لوگ ہی تو انوالو ہیں کہ جو ڈائریکٹلی پولیس کو احکامات بھی دے رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ خود پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اور علی امین کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اور جو ابھی حال ہی میں ڈی چوک میں ان کے ساتھ سب کچھ ہوا، تو انہی لوگوں کے ساتھ علی امین کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بات چیت کرنا، یہ تو بہت سارے لوگ اس کو شکست سے عبارت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی علی امین کا یہ حال. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر وقت جو ہے وہ مزاحمت بھی نہیں ہوتی، ہر وقت آپ غصہ، طاقت، لڑائی جھگڑا صرف یہی نہیں کرتے. جہاں پر معاملہ بات چیت سے حل ہوتا ہو، وہاں پہ بات چیت ہی ہتھیار ہوتا ہے. جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ بندوق نہیں اٹھا کے ہر بات اپنی منوا سکتی، اس کے پاس جو ایک واحد حل ہے وہ مذاکرات، بات چیت، دلائل ہی ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو لگے کہ اس سے بات نہیں بن رہی تو وہ احتجاج کر سکتی ہے، اور وہ بھی پرامن احتجاج. تو ہر چیز کا حل ایجیٹیشن، ہر چیز کا حل ہر وقت غصہ، بڑک بازی اور ان سب چیزوں میں نہیں ہوتا. سمجھداری اور افہام و تفہیم، فہم و فراست یہ بھی ضروری ہیں سیاست کرنے کے لیے. تو میں تو علی امین کے اس پورے جو انہوں نے اس میں انیشیٹو لیا ہے اس کو بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ درست فیصلہ ہے. اور اس کا ہم نے ایک آؤٹ کم بھی ابھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جو رات کو یہ ویڈیو جاری کی، اس کے بعد آج دوپہر کے وقت اس پہ ایک باقاعدہ بڑا اجلاس ہوا جس میں محسن نقوی خود موجود تھے، وزیر داخلہ فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر ہیں، اس کے بعد امیر مقام جو کہ پی ایم ایل این کے وہاں کے خیبر پختونخوا کے نمائندے ہیں، پھر محسن داوڑ وہ بھی آپ کو پتہ ہے اسی ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پہلے تو پی ٹی ایم کا باقاعدہ حصہ بھی تھے، میاں افتخار حسین اے این پی کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے، شاہ فرمان موجود تھے، اور دیگر ارکان پارلیمنٹ وغیرہ بھی موجود تھے. تو یہ کافی ہیوی قسم کا آپ اگر دیکھیے تو ایک اجلاس تھا جس میں بڑے ہائی پروفائل لوگوں نے جو ہے شرکت کی. اور اس کے بعد اس میں جو اس کی میزبانی تھی وہ علی امین گنڈا پور نے کی، وزیر اعلیٰ نے، اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا، تحفظات کا کھل کے اظہار بھی کیا گیا، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے علی امین گنڈا پور کو ہی مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے کہ پی ٹی ایم سے مزید مذاکرات جو ہیں علی امین گنڈا پور ہی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوشائن چیز ہے. دیکھیے بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلے کا حل تو نکلا ہے. یہی ویسے حرکت وفاقی حکومت پہلے کر لیتی، یہ فائرنگ نہ کرتی، یہ پابندی نہ لگاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، اتنا امن و امان خراب ہی نہ ہوتا، قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہوتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت طاقت دکھانا زیادہ ضروری سمجھا،
اور اس کی وجہ سے صوبے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی, قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا. بہرحال وی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے, اور اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مذاکرات باقاعدہ پی ٹی ایم کے ساتھ کریں گے, جس کو اب وفاقی حکومت کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. تو وی ہوپ کہ اس کا کوئی بہتر آؤٹ کم اب نکل سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بھلے آپ کی دشمنی ہے, بھلے آپ کے اختلافات ہیں, محسن نقوی آپ کو زہر ہی کیوں نہ لگتے ہوں, لیکن اب کیا کریں, طاقتوروں کی نمائندگی بھی تو اس وقت وہی کر رہے ہیں, تو بات بھی انہی سے کر کے بن سکتی ہے. اب وہ ہر وقت لڑائی کر کے گن پوائنٹ پہ تو نہیں بات منوائی جا سکتی. چلیے جی, انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ.